नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है। आज गए 26 दिसंबर फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है। दक्षिण के राज्यों में टीम इंडिया का जबरदस्त प्रदर्शन, भाजपा की करारी हार, राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की प्रधानमंत्री पद के बने पहली पसंद। दक्षिण के राज्यों में सर्वे, ओवरऑल एबीपी न्यूज के सर्वे के बारे में हम आपको बताएंगे कैसे बीजेपी को लग रहा है तगड़ा झटका। नॉर्थ इंडिया, पूर्व और पश्चिम से लेकर उत्तर तक क्या है दक्षिण का पूरा माहौल, ये भी हम आपको बताएंगे। लोकसभा सीटें किसको कितनी ज़्यादा मिल रही हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। मध्य प्रदेश में 28 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, 18 बने कैबिनेट मिनिस्टर, लेकिन पुराने मंत्रियों ने खोला मोर्चा। कैसे शिवराज समर्थकों के घर, शिवराज के घर समर्थकों की ही बड़ी बैठक, शिवराज की नहीं चल सकी एक। तीसरी खबर बताएंगे। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक, नाराजगी से नीतीश कुमार ने किया इनकार, कहा सीट बंटवारा भी समय पर हो जाएगा। चौथी खबर बताएंगे। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, आज फिर से 628 नए मामले आए, कुल संख्या 4000 के पार। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, इनके बारे में भी आपको बताएंगे। और वहीं जम्मू कश्मीर पुंछ में 3 नागरिकों की मौत का मामला, सेना ने ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी को सौंपी जांच। बताएंगे क्या कुछ है पूरा मामला, एक एक करके आपको जान लेना विस्तार से जरूर। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और बताएंगे हमास ने कैसे इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, कैसे इजराइल के पूर्व सैनिकों ने हार माननी शुरू कर दी, हमास कैसे हौती विद्रोहियों ने घुटने पर ला दिया है इजराइल और अमेरिका को। तो एक एक करके सारी खबरें आपको विस्तार से जान लेना बेहद जरूर। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है। 2024 में आखिर किसकी सरकार, दक्षिण में बीजेपी को लगा तगड़ा झटका, बता रहे हैं एबीपी न्यूज। सी वोटर में कौन कितना पलड़ा, किसका भारी है। जी हाँ, दरअसल बड़ी अपडेट निकल के आई है जहां दक्षिण भारत में एनडीए को झटका लगा है। दक्षिण भारत रीजन में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को झटका लगा है। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में विपक्षी गठबंधन के खाते में 40% वोट जाने का अनुमान जताया गया। वहीं एनडीए को महज 19% वोट मिलने का अनुमान जताया गया। इसके अलावा अन्य को भी 41% वोट मिल रहे हैं। वहीं दक्षिण भारत रीजन में बीजेपी को तगड़ा झटका लग रहा है। अगर सीटों के लिहाज से बात करें तो 132 सीटों में से बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के खाते में महज 20 से 25 सीटें आ रही हैं, जबकि विपक्षी गठबंधन को एक मुश्त वहां से 70 से 80 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अन्य के खाते में भी कुछ सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। और दक्षिण भारत में जो अन्य सीटें अन्य के खाते में जा रही हैं वो भी एक तरीके से इंडिया गठबंधन के ही खाते में। तो ऐसे में ये पूरा आंकड़ा कहीं ना कहीं 100 पर जा रहा है, यानी लगभग 100 इंडिया के खाते में। दक्षिण भारत में ही महज 100 सीटें जो है वो इंडिया के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, तमिलनाडु में अगर प्रधानमंत्री की पहली पसंद बात करें तो राहुल गांधी हैं। दक्षिण के राज्यों में लोगों से सीधे पीएम मोदी की पहली पसंद को लेकर बातचीत की गई तो यहाँ के तमिलनाडु के 53% लोगों ने कहा है कि वो पीएम पद के लिए पहली पसंद जो है वो फिलहाल मानते हैं कि राहुल गांधी पहली पसंद है। 41% लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया है, 31% लोगों ने, जबकि 53% लोगों ने राहुल गांधी को चुना है। तो ये सारे एजुकेटेड इलाके हैं, यानी एक तरीके से ये एजुकेटेड इलाके हैं और यही कारण जो है यहाँ पर ज़्यादातर लोग कांग्रेस को चुन रहे हैं। वहीं अगर पूर्वी भारत में बात करें तो एबीपी न्यूज़ वोटर की बात करें तो रीजन में 153 सीटों में एनडीए को 80 में से 90 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में भी 50 से 60 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो लगभग 153 सीटें में इंडिया के खाते में 80 से 90 सीटें और पीछे 20, यानी टोटल 100 सीटें हो रही हैं। कितने में अगर देखा जाए तो लगभग 280 सीटों में महज 100 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं अभी तक, जो पूर्वी भारत तक बात करें तो। और 280 सीटों में कांग्रेस की अगर बात करें तो यहाँ पर 150 सीटें, यानी बीजेपी को महज 100, इंडिया गठबंधन को 150 सीटें। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इस बीच आपको बता दें आगे और देखिए, अब पूर्वी भारत रीजन एनडीए को 42% वोट मिल सकते हैं। जी हाँ, पूर्वी भारत में एनडीए को 42% वोट मिल सकते हैं, विपक्षी गठबंधन को 38% मिल सकते हैं। ये हमने पूर्वी भारत में बताया कि 153 सीटें में एनडीए खाते में क्या कुछ आंकड़ा रहा। तो ये चीज़ें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर भारत की। तो उत्तर भारत में भी कहा जा रहा है कि लगभग 150 सीटें उत्तर भारत की, ओवरऑल अगर 150 सीटें बात कर ले यूपी, बिहार और ये लगभग झारखंड और ये मिला करके, तो यहाँ पर लगभग कहा जा रहा है कि 160 सीटों में लगभग 100+ सीटों के साथ बीजेपी यहाँ है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन को भी लगभग 50+ सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी जो है वो 50, यानी एक तरीके से 200+ और 200 सीटें जो है वो लगभग कांटे की टक्कर चल रही है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो लड़ाई इस बार अगर इंडिया गठबंधन की होती है तो कड़ा मुकाबला होने वाला है
भारतीय जनता पार्टी जितनी आसानी से चुनाव जीतने का दावा कर रही है 24 में, उतना होने वाला नहीं है। एक और अपडेट, मध्य प्रदेश में कुल 28 विधायकों ने ली मिनिस्टर पद की शपथ, 28 बने कैबिनेट मिनिस्टर। लेकिन यहां पर भी हो गया खेला। शिवराज के कई समर्थकों ने कहीं नहीं बने मंत्री, मच रही है फूट। जी हाँ, दरअसल मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में तगड़ा झटका लगती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में फूट मचती हुई नजर आ रही है। शिवराज समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया है। शिवराज के घर कल आधी रात मीटिंग हुई है, क्योंकि यहाँ पर 28 बीजेपी नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, विश्वास सारंग समेत 18 नेताओं को कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। 6 नेताओं ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 नेताओं ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। इससे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार सुबह मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात कर मंत्रियों की सूची सौंपी। राज्यपाल पटेल ने दोपहर 3:30 बजे राजभवन में मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर शपथ तो हो गया है, लेकिन इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी कुछ करीबी ज़्यादा लोग हैं और यही कारण है कि एक तरीके से बीजेपी में फूट मस्ती नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बड़बोले गृह मंत्री को कोई जगह नहीं मिल रही है, जो कि पूर्व गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उनको यहाँ पर तगड़ा झटका लग गया है। अगली, देश में नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार, एक बार फिर से तेज हुई। 628 नए मामले सामने आए, कुल संख्या 4000 के पार। जी हाँ, दरअसल भारत में कोविड-19 के 628 नए मामले आने से हड़कंप मच गए। देश में कुल आंकड़ा 4000 को पार चला गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में JN.1 सब वेरिएंट मामलों में वृद्धि के बीच कोविड-19 मामलों में वृद्धि हुई है। सोमवार को अपडेट दिए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कुल 4054 सक्रिय कोविड-19 के मामले हैं और यहीं रविवार को यह संख्या 3742 थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सोमवार को केरला के एक मौत की सूचना मिली, जहां पर पहली बार कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 का पता चला था, जिसमें देश भर में मरने वालों की संख्या 53 लगभग 5,33,000 हो चुकी है। और यही कारण है कि अब पूरे मामले में देखा जाए तो एक बार फिर से भारत में अलर्ट हो चुका है मामला। एक और अपडेट, इंडिया गठबंधन में किसी तरीके की नहीं है नाराजगी, नीतीश कुमार ने लगा दिया फुल स्टॉप, कहा सीट बंटवारा भी समय पर होगा, चिंता न करें आप। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन में किसी तरीके की नाराजगी से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें किसी पद की इच्छा नहीं है, सब कुछ जल्दी हो रहा है, यही मैं चाहता हूं। उन्होंने जेडीयू में भी किसी तरीके की फूट से इनकार कर दिया है। पटना में सोमवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए नीतीश कुमार के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, नाराज होने की बात ही कहाँ बनती है, हम कहीं नाराज नहीं हैं, जो कुछ भी है वो आगे चलता रहेगा, ये सब बात गलत है। उन्होंने आगे कहा है कि सीट बंटवारा भी समय पर हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि मैंने ये सिर्फ राज्य में जल्दी सीट का बंटवारा कर लीजिए, हमने यही कहा है, सब कुछ जल्दी जल्दी तय कर लीजिए ताकि हम लोग चुनाव में उतर जाएं। तो नीतीश कुमार का ये बयान निकल के आया है और कहा है कि फिलहाल ऑल इज वेल। क्या ही आखिरकार ओवरऑल अब 75 दिन हुए पूरे, तो अल सिनवार ने दिया बड़ा संदेश। हमास के टॉप लीडर ने कहा हमने 5000 इजरायली सैनिकों को या तो उतार दिया मौत के घाट या तो हुए हैं घायल। 5000 सैनिकों को निशाना बनाया है। हमास आंदोलन के प्रमुख याह्या अल सिनवार ने संगठन के पोलित ब्यूरो के प्रमुख इस्माइल हानिये और अन्य सदस्यों को बहुत अहम संदेश भेजकर बताया है कि सैनिक संख्या कासाम ब्रिगेड इजरायली सेना के मुकाबले में बेमिसाल जंग लड़ रही है और इजरायली सेना को बहुत बड़े पैमाने पर सैनिकों और टैंकों व सामाजिक उपकरणों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। करीबी सूत्रों के हवाले से अल जजीरा को मिली रिपोर्ट्स के अनुसार याह्या अल सिनवार ने कहा है कि जमीनी ऑपरेशंस के दौरान कासाम ब्रिगेड ने कम से कम 5000 इजरायली सैनिकों और कमांडरों को निशाना बनाया है, जिनमें से 1/3 निश्चित तौर पर मारे गए हैं, 1/3 बहुत गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि 1/3 इतने घायल हुए हैं कि वे जंग में वापस नहीं आ सकते हैं। तो ज़्यादातर इजरायली सैनिक मारे गए हैं और गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। तो एक तरीके से उन्होंने कहा है कि हमने 750 से अधिक टैंक, बुलडोजर, बख्तरबंद गाड़ियां पूर्ण या आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया है। तो अल सिनवार के इस रिपोर्ट के बाद इजराइल को तगड़ा झटका लगा है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, आखिरकार क्यों मुजाहिदीन ने एक बार फिर से यहूदी के 9 अधिकारियों समेत 15 इजरायली सैनिकों को 24 घंटे में उतारा मौत के घाट। पहले 24 घंटे में इजरायली सेना के 8 जवान गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, यानी 25 से 27 इजरायली सैनिकों को सीधे तौर पर टारगेट किया गया। इजरायली सेना ने गाजा भूमि युद्ध में अब तक सबसे बड़ा नुकसान स्वीकार भी कर लिया है। दरअसल आपको बता दें, इजरायली सैनिकों ने कल भी माना कि 8 सैनिक मारे गए, लेकिन असल में यह आंकड़ा 9 और 9 तो केवल और केवल IDF के जो मेन अधिकारी हैं कमांडर लेवल के वो थे, और उसमें जो है वो 15 ओवरऑल 15 इजरायली सैनिकों को मारा गया है। और खबर निकल के आई है कि ये जो है वो हमास के लड़ाकों ने एक गुरिल्ला अटैक के तहत उनको ढेर किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि गाजा मुजाहिदीन लगातार यहूदी सैनिक अधिकारियों को टारगेट बना रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भी यही हालात हुए
में है। यही कारण है कि इजरायली सेना कुछ ऐसे संवेदनशील इलाकों में जहां इजरायली सैनिकों की कैजुअलिटी ज़्यादा हो रही है, उन इलाकों से वो पीछे बैकफुट पर, यानी एक तरीके से उन इलाकों से बैकफुट पर भी पीछे हट रहे हैं। ऐसे कई इलाके हैं, हम आपको दर्जनों ऐसे नाम गिना सकते हैं। खास करके दक्षिणी खान यूनिस के ही इलाके में है, कुछ उत्तरी गाजा में है और कुछ मध्य गाजा में। इन इलाकों में कुछ ऐसे जहां पे संवेदनशील इलाके, यहाँ पे इजरायली सैनिक घुसते ही मारे जा रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ से वो पीछे भी हट रहे हैं, और लेकिन वो हवाई हमले करवा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जब इजरायली सैनिक जब ग्राउंड ऑपरेशन में वो हार मान जाते हैं, जिन इलाकों में वो नहीं घुस पाते हैं, वहां फिर वो हवाई हमले करवाते हैं। ये इजराइल की लगातार जो है वो कूटनीति चल रही है, और यही कारण है कि इजरायली सैनिक जो है वो अब पिट रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक 15 से ज्यादा इजरायली सैनिक 24 घंटे मारे गए, जिनमें 9 अधिकारी कमांडर लेवल के अधिकारी हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। आखिरकार खुद फलस्तीनियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा, कहा मारा पीटा, बाथरूम की भी इजाजत नहीं। दरअसल आपको बता दें, 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास के हमले के बाद गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई हुई, और इसके अलावा जो है वो अदला बदली हुई। कुछ दिन रिहाई के बाद ज़्यादा फिलिस्तीनी कैदियों ने विस्तार से बताया कि हाल ही में इजरायली सेना की कस्टडी से रिहा हुए 2 बंदी और डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें कैद में यातना भी दी गई। हालांकि इजरायली सेना ने इन आरोपों को सिरे से इनकार किया है। अब इजरायली सेना ने दावों को खारिज किया है। उन लोगों ने कहा है कि हमें जो है वो इन बंदियों को खाने पीने तक का तो छोड़िए, इन्हें मारा पीटा जाता था। यहाँ तक कि बाथरूम, पानी, अगर हम पानी ज़्यादा पी ले, बाथरूम लग जाती थी तो बाथरूम भी जाने की इजाज़त नहीं दिया जाता था। हर तरीके से बर्बरता की गई हमारे साथ। इजरायली सेना की ज़्यादती की कहानी जो है उन्होंने कहा कि 22 बरस के एक फ़लस्तीनी नागरिक ने स्पष्ट तरीके से कही है, और कहा है कि फ़िलहाल दूसरे हिस्सों में जो है वो शौचालय का इस्तेमाल कर सकते थे। ठंड के इलाके में रख कर अपने ऊपर ठंडा पानी फेंकने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमें सोते समय ठंडा पानी हमें डाल दिया जाता था। 55 बरस के खामिस अल वर्दनी ने भी इजरायली सैनिकों पर यातना के आरोप लगाए, और इजरायली सेना पहले से भी ज्यादती की कुछ तस्वीरें वायरल होने के बाद आलोचनाएं झेल रही है, और यही कारण है कि ये सच्चाई है और दुनिया भी देख रही है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, स्पेन और वॉशिंगटन के बीच तनाव। जी हाँ, वो स्पेन जिस स्पेन को अपने साथ लेकर हौतियों पर अटैक करने की तैयारी थी, असल में अब उसी स्पेन से विवाद हो गया है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पेनिश न्यूज़पेपर ने इस बात का खुलासा किया है कि लगभग जो खास करके कई ऐसे युद्ध लड़ाकू विमान हैं जिनको जो है वो अमेरिका लाल सागर में उतार रहा है। यूएस मिलिट्री ऑपरेशन लाल सागर में उतार रहा है, जिसके बीच जब मैड्रिड यानी स्पेन और वॉशिंगटन के बीच टेंशन हो चुकी है। पहले स्पेन ने कहा हम इजराइल का समर्थन अमेरिका के इस युद्ध में अभियान में शामिल नहीं होंगे। दूसरी तरफ अब स्पेन ने इस बात से भी निराशा जाहिर की है कि जिस तरीके से खतरनाक माहौल बनाया जा रहा है, अमेरिका पर गुस्सा फूट पड़ा। उनका कहना है कि अगर जंग होगा तो केवल अमेरिका, इजराइल और हूथियों को इससे नुकसान नहीं होगा, बल्कि दुनिया भर के और देशों को नुकसान होगा। कुछ छोटे छोटे देश हैं जो लाल सागर से ही आयात निर्यात पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, उनमें से स्पेन भी है। उनका कहना है कि हम तो तबाह हो जाएंगे। यही कारण है कि टेंशन अब स्पेन पर भी जो है वो बढ़ चुका है। एक और अपडेट निकल के आई है, चाइना विदेश मंत्री अचानक पहुंच गए ईरान की राजधानी तेहरान में की बड़ी बैठक, फिलिस्तीन के मुद्दे पर अहम बातचीत। इस्लामी गणराज्य ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने संघाई सहयोग संगठन के महासचिव जांगा मिंग में मुलाकात में फिलिस्तीन की घटनाओं के बारे में उनके स्टैंड की तारीफ की, और इस बीच कहा है कि इस तरीके के स्टैंड का पूरे इलाके में अहम संदेश होता है। अमीर अब्दुल्लाहियान ने ईरान के अलग अलग स्तर के व्यापारिक व आर्थिक सहयोग के बारे में बातचीत करते हुए कहा है कि शंघाई के साथ ही सहयोग का विस्तार होना चाहिए। विदेश मंत्री ने वैश्विक बैठक में ईरान के उपराष्ट्रपति के प्रस्ताव का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने निवेश, परिवहन, ट्रांजिट और पर्यावरण क्षेत्रों के बारे में भी बात कही है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, आखिरकार आपको जान लेना जरूरी है। कैसे भारत के पड़ोसी मुस्लिम देश में क्रिसमस का उत्सव मनाने पर प्रतिबंध, पुलिस ने जारी की सख्त एडवाइजरी। हिंद महासागर में भारत के पड़ोसी देश मालदीव में क्रिसमस का त्यौहार मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और पुलिस ने बाकायदा एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि लोग द्वीप विदेश में कहीं भी क्रिसमस का उत्सव ना मनाएं। आपको बता दें कि क्रिसमस को लेकर मालदीव की पुलिस का ये बयान उस वक्त आया जब पिछले महीने ही चीन समर्थक मोहम्मद मोइज्जू देश के नए राष्ट्रपति बने हुए हैं। आपको बता दें, मोहम्मद मोइज्जू जो चीन समर्थक और एंटी इंडिया एजेंडा चलाने में माहिर हैं, उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले तुर्की का दौरा किया था, जबकि अभी तक परंपरा ये रही है कि मालदीव में शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति सबसे पहले भारत का दौरा करते हैं। मालदीव वो द्वीप देश है जिसकी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी हुई है। मालदीव में दुनिया भर के अलग अलग देशों से अलग अलग धर्म और समुदाय के लोग घूमने जाते हैं।
अगली को अपडेट निकल के अलीगढ़ माहौल खराब करने के लिए कट्टरपंथियों ने मस्जिद की दीवार पर लिखा जय श्री राम। सपा नेता मनोज यादव ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जी हां, दरअसल आपको बता दें उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की एक और घटना सामने आई है, जहां कुछ कट्टरपंथियों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मुस्लिम समुदाय मस्जिद के बाहर जो है वो जय श्री राम का नारा लिख दिया है। घटना अलीगढ़ के अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने के लिए मस्जिद की दीवार पर धार्मिक नारे लिखे, जिसके बाद से इलाके में तनाव फैल गया है। थाना दहली गेट क्षेत्र में बीते शनिवार को देर शाम कट्टरपंथियों ने मस्जिद की एक दीवार पर जय श्री राम का नारा लिख दिया था। घटना की जानकारी मिलते ही मस्जिद के पास भीड़ जुट गई थी तथा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग होने लगी। घटनास्थल पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने भीड़ को समझा बुझाकर मामला शांत कराया तथा मस्जिद की दीवार पर लिखे गए जय श्री राम के नारे को भी मिटा दिया। इस घटना के बाद रविवार को सपा महानगर अध्यक्ष मंत्री मनोज यादव ने एसपी सिटी कार्यालय पहुंचकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की।